तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को गिवन है, what is the force between two small charged sphere having charge of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी कि दिया गया है कि हमारे पास एयर में यानी कि वायु में दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज हमारा ये है और एक चार्ज हमारा ये है और दूसरा चार्ज कहाँ है, ये है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, दो चार्ज लिए। पहला चार्ज हम क्या लेंगे, Q1, और दूसरा चार्ज हम क्या लेंगे, Q2। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर अपार्ट। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर पर। यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ पहला चार्ज हमारा क्या है, पहला स्फीयर है वो कितने चार्ज का है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। वो -7 लिखा हुआ है, 10 टू द पावर -7। ठीक है, और यहां पर भी क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर -7। तो पहला जो चार्ज है Q, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। और जो दूसरा चार्ज दिया गया है Q2, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। और R इनके बीच में कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। ठीक है, और चार्जेस हमारे किस में है, कूलम में। तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। ये हुआ 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये क्या हो गया, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये हमारा जो पोर्शन है ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास चार्ज दिया है Q1 कूलम में, चार्ज दिया है Q2 ये भी कूलम में, और R कितना है, 30 सेंटीमीटर, जिसे हमने कर लिया 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। फिर कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है। हम जाहिर सी बात है देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए। अगर अनलाइक चार्जेस होते तो क्या लगता, हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स लगता। ठीक है, अब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, पर हमको मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फोर्स F इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, और Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन में कितना है, R स्क्वायर। R क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो यह क्या हो गया, 30 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। क्या कर दिया, स्क्वायर। ठीक है, चलें आगे देखें। इज इक्वल 9 2 और 3, हम इसको आगे ले आए। 9 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7, और ये क्या है 10 टू द पावर 9, तो ये हो गया 10 टू द पावर 9। -7 और -7 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये हो गई -14 अपॉन में यहाँ कितना दिया गया था, ये R की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करेंगे 900 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर क्या हो गया, -4। ये क्या हो गया, 10 टू द पावर -4। आगे देखें, फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, 100 टाइम्स। कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, 100 टाइम्स। तो ये हुआ 6 अपॉन में 10 टू द पावर 2, ये क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 टू द पावर 2 -4 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर -5। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये 10 टू द पावर -2 ऊपर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2।
तो ये कितना हो गया 6 इंटू 10⁻³ और ये फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। क्या हो जाएगी, न्यूटन। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चूंकि हमारे दोनों जो चार्जेस थे वो कैसे थे, सेम थे। कैसे थे, सेम, यानी कि ये वाला भी हमारा कैसा था, पॉजिटिव, और ये वाला भी हमारा कैसा था, पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये बन गए हमारे लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर चार्ज ऑफ 0.8 माइक्रोकूलम। एक चार्ज हमारा कैसा है, माइनस का है, और एक चार्ज हमारा कैसा है, प्लस का है। ठीक है, इज इन एयर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2 न्यूटन। फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है, जो स्मॉल चार्ज पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बड़े चार्ज की वजह से, वो कितना है, 0.2 न्यूटन। कितना है, 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पर दो स्फीयर ले रहे हैं। सबसे पहला हो गया एक स्फीयर, फिर हो गया दूसरा स्फीयर। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4, यानी कि जो हमारा स्मॉल वाला है, मान लिया ये हमारा क्या है, Q1, और ये हमारा क्या है, Q2। तो स्मॉल वाले पे चार्ज कितना दे रहा है, 0.4 का माइक्रोकूलम। कितना दे रहा है, 0.4 माइक्रोकूलम। और जो हमारे पास बड़ा वाला चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0.8 माइक्रोकूलम। अब जो बड़ा वाला चार्ज है ये छोटे वाले पे क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। सपोज दैट इनके बीच की डिस्टेंस इनके बीच की डिस्टेंस है r। ये डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस है, और इस r डिस्टेंस पर ये वाला स्फीयर इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और ये वाला स्फीयर इस पे भी क्या लगाएगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। हम सभी जानते हैं कि जब भी किन्हीं दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक्वल फोर्स लगाते हैं। और फोर्स कितना है, 0.2 न्यूटन का। कितना है, 0.2 न्यूटन का। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्या क्या गिवन है। F इज इक्वल 0.2 न्यूटन। पहला चार्ज कितना गिवन है, Q1 बराबर में 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर में कितना दिया गया है, 0.8 माइक्रोकूलम, और ये कैसा है, निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या है, निगेटिव 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, पर हम लोग जब फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर निगेटिव या पॉजिटिव से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से लेना देना होता है। फिर आगे कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, F इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या बन जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर माइक्रोकूलम को चेंज कर लेते हैं, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और ये हो गया 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइनस से कोई भी लेना देना नहीं है मैग्नीट्यूड के केस में। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। k की वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई, k की वैल्यू हमारे लिए हो गई 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4 इंटू 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में क्या है, R। ये क्या हो गया, R स्क्वायर। और F की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.2 न्यूटन। ये क्या हो गया, 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, R स्क्वायर को उस तरफ लेके गए, अब अभी इधर ही रखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 0.4 0.8 इंटू 10⁻9 -6 ये क्या हो गया, माइनस का 12 अपॉन में क्या हो गया, R स्क्वायर, और बराबर में क्या दिया है, 0.2। बराबर में कितना दिया है, 0.2
2। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 0.2 से 0.8 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। तो देखो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर को यहाँ पर बचा 1, कितना बचा 1, आर स्क्वायर को इधर लेके गए तो ये हो गया आर स्क्वायर, इधर के पोर्शन में कितना बचा हमारा 9, मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया माइनस का 3, और अपॉन में क्या हो गया, और अपॉन में क्या हुआ, कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया सॉल्व, ठीक। देखो यहां पर ये आर स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया आर स्क्वायर, यहां पर बचा 9, 0.4 का 4 से मल्टीप्लाई किया 1.6, और ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे करते हैं, यहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर बराबर इसका मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब एक काम किया हमने, एक जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया, तो एक जीरो का क्या करा देंगे, डिवाइड। तो अगर हम यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आर स्क्वायर बराबर में 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब हमने क्या किया, आर की वैल्यू निकाली, यहाँ पर क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट हुआ 12, और इसका स्क्वायर रूट हो गया 10 टू द पावर माइनस 2, और ये क्या हो गया आर बराबर मीटर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं आर बराबर 0.12 मीटर। जो भी चाहें आप आंसर लिख सकते हैं, पावर में भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट विदाउट पावर के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 2 है, जबकि यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 2 का क्या करा दिया है, मल्टीप्लाई करा दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी, ठीक है। ये जो एम ई एम पी लिखा हुआ है, ये असल में इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, रेशियो। अब कोई रेशियो आर है, और वो आर रेशियो क्या है, के ई स्क्वायर अपॉन में जी, फिर क्या दिया हुआ है, एम ई एम पी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, एम ई और एम पी दिया हुआ है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, और ये क्या है, उनके चार्जेस हैं। तो दिया गया है, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। इसके बारे में बताना है कि ये विमाहीन है, और इसके रेशियो के अनुपात का मान भी बताना है हम लोगों को, कुल मिला के इसको सिग्निफाई करके बताना है कि आखिर है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम लोग दो चार्जेस लेते हैं। एक चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा चार्ज हमारा क्या है, प्रोटॉन, ठीक है। जैसा कि दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन। तो एक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और एक क्या हो गया, प्रोटॉन। अब हम सभी को पता है, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम निगेटिव में, ठीक है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, अगर हम इसको देखें तो ये होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये दोनों ही किसमें होते हैं, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम में, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल, जबकि नेचर क्या होता है, डिफर। अब इनके बीच की डिस्टेंस हो सकता है r है, ऐसा हमने क्या कर लिया है, एज्यूम कर लिया है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो ये चीज भी हम लोगों को क्या हो गई, पता हो गई। और अब हम सभी लोग देखें अगर, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन। तो इन दोनों के बीच में अगर ये चार्जेस हैं, ये दोनों क्या हैं, चार्जेस हैं, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर
1। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में मास भी है, और हम लोगों ने पढ़ रखा है अगर कोई भी मास ऑब्जेक्ट होता है तो उन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करता है। क्या वर्क करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो सकता है? Fg बराबर कैपिटल G m1 यानी कि me और m2 यानी कि mp अपॉन में क्या हो गया r स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच अगर मास है तो मासेस के बीच में क्या होता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे Fg बराबर में G me mp अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रेशियो को बनाने के लिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हमने क्या करा दिया? डिवाइड करा दिया। डिवाइड कराने पे देखो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा Fe अपॉन में Fg इज इक्वल के Q1, इसको ले लो QE और इसको ले लो QP। ये हो गया QE QP अपॉन में R स्क्वायर। और Fg की वैल्यू कितनी है? कैपिटल G me mp और अपॉन में क्या होगा? R स्क्वायर। वो R स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इन दोनों का चार्ज क्या है? बराबर। तो ये हो गया K, इसकी वैल्यू हो गई E, हमने इसकी वैल्यू भी क्या ले ली? E ले ली, और इसकी वैल्यू भी क्या ले ली? E। दोनों की वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड में सेम, तो क्या हो गया? KE स्क्वायर। ये हो गया G और ये हो गया ME और ये हो गया MP, और ये हमारा क्या बन गया? FE अपॉन में FG। और इसी रेशियो को हमको क्या करना है? सिग्निफाई करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे, और वैल्यूज पुट करके हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कितना आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, तो गिवन जो हम लोगों को वैल्यू गिवन है, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। इसमें वैल्यू पुट करने पे हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले के की वैल्यू क्या हो गई? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई ई स्क्वायर। ई की वैल्यू क्या हो गई? 1.6 क्योंकि ई का स्क्वायर है तो 1.6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन में क्या हो गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। कितनी हो गई? 10 टू द पावर माइनस 27। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग वैल्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पावर को ऐड कर लेते हैं। पावर को क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन में 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, और माइनस माइनस क्या हो गया? 38। ये क्या हो गया? माइनस का 19 और माइनस का 19 क्या हो गया? माइनस का 38। यहाँ का माइनस 11 ऊपर जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में। माइनस का 31 ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। और 27 भी ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर देखो कितना आएगा? 10 टू द पावर 27 31, इसको ऐड कर लेते हैं। 7 1 8 1 9 9 9 क्या हो गया? 18। कैरी गया 1 2 1 3 3 6 1 7 78, और ये क्या है? 38। 38 इसमें क्या हो गया? सब्सट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट होने पर 78 में 38 चले गए, कितना बचेगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो ये हो गया 10 टू द पावर 40। कितना हो गया? 10 टू द पावर 40 मल्टीप्लाई। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, ये 9 है और ये क्या है? 9.1 है। इन कैलकुलेशंस को हम लोग बार बार जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। और 9.1 को जब हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 0.98। कितनी आएगी? 0.98।
यहाँ पर दिया है 1.67, इसकी वैल्यू को भी जब हम लोग 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा। इसकी वैल्यू भी तकरीबन कितनी आएगी, 1.98। कितनी आएगी, 1.98। ओके, और 1.6 है 16 और ये 6.67, 16 चौके 64, तकरीबन आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 4.1। कितने टाइम्स आएगी, 4.1। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 0.98 इंटू 0.98 इंटू 10 टू द पावर 40। कितना हो गया, 10 टू द पावर 40, और अपॉन में कितना बचा, 4.1। कितना बचा, 4.1। अब इस वैल्यू को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारी ओवरऑल कैलकुलेशन कितनी आएगी, ये हमारा पॉइंट, इसको चलो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। वैसे कैलकुलेट करने पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखना चाहें तो भी बहुत इजी है, टफ नहीं है, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, मान लो 4.1 है, इसको हम लोग 98 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 98 में डिवाइड कर देते हैं, कैसे करेंगे, देखो ये 4.1 है और यहाँ कितना है, 0.98। हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। अब देखो ये कितने टाइम्स जाएगा, मान लो पॉइंट हटा यहाँ पे, 0.98 अपॉन में क्या है 0.1, ये हटा तो ये हट के कहाँ आ गया, इधर। ये हटा तो ये कहाँ आ गया, नीचे। तो ये हो गया 410 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 98। कितना हो गया, 98। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर ये जाएगा तकरीबन, पॉइंट लगाया, यहाँ कितना हो गया, 0। ये कितनी बार गया, 2 टाइम्स। कितनी बार गया, 2 टाइम्स, 2028। ये कितना हो गया, 06 और ये हो गया 1। ठीक है, फिर हम लोग जब इसको एक बार 0 बढ़ जाएगा, तकरीबन जाएगा ये 39 टाइम्स। ठीक है, तो इसको जब ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.24। कितना हो जाएगा, 0.24, और 0.24 का हम लोग 0.98 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.23 इंटू 10 टू द पावर 40 आएगा, जिसको अब हम लोग एक डिजिट बाद पॉइंट लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39। ये हमारी क्या आ जाएगी, रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्यों लार्ज है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को जब 10 टू द पावर 39 के मल्टीपल में लेते हैं तब जाके ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो रहा है। यानी कि अगर कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कहाँ रखे हुए हैं, पास में रखे हैं, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा, और जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इस बात से हम लोग क्या समझते हैं, ये हम लोगों को बताना है। अब देखें, देखो अगर हमारे पास कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी क्या है, हमारे पास बॉडी है, तो इस बॉडी से अगर हम किसी दूसरी बॉडी को रब करेंगे या फिर ऐसा कुछ करें कि जिससे चार्ज हो, और चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्या हो, ट्रांसफर हो। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्या हो, ट्रांसफर हो। तो जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा, सपोज दैट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ पर, इस बॉडी में, तो यहाँ पर अपने आप क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच रहा है तो इस वाले ऑब्जेक्ट या इस वाली बॉडी पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज।
तो इलेक्ट्रॉन्स के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफर होता है उस वजह से क्या बनता है, हमारी बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है या फिर पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड का मतलब है जो ट्रांसफर अमाउंट हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अमाउंट है वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल नंबर्स में होगा। किस में होगा, इंटीग्रल नंबर्स में होगा। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन करेगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। पर चार्जेस कभी भी ट्रांसफर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता, यानी भिन्नात्मक रूप से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए या 3.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, हमारे पास जो चार्जेस हैं वो इंटीग्रल फॉर्म में ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। अब देखो फिर अगला पॉइंट दिया गया है इसका, व्हाई कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ लार्ज स्केल चार्जेस। जब हम लार्ज स्केल चार्ज की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों कर देते हैं। अब इस बात को भी समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है, वो बहुत ही छोटे अमाउंट में, ठीक है, बहुत ही छोटे अमाउंट में है कि 10⁻⁻1 है, या फिर मतलब समथिंग कुछ बहुत ही कम अमाउंट में हम लोग चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे तो हम लोग क्वांटाइजेशन को देखते हैं। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है, हमारा क्वांटाइजेशन होता है चार्ज, क्या होता है, चार्ज Q बराबर में N इंटू E। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और ये हमारा क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पर रहेगा हमेशा इंटीग्रल नंबर में। तो छोटे मोटे अमाउंट के लिए तो हम लोग एक पैकेट की तरह इसको देखते हैं कि एक बंडल पैकेट का ट्रांसफर हो रहा है चार्ज का, और वो इधर से इधर आ रहा है, इधर से उधर जा रहा है। पर जब बहुत स्केल में इलेक्ट्रिक चार्ज इधर से उधर जाते हैं तो एक फ्लो बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्लो। तो वहां पर ये बता पाना मुश्किल है कि कितने पैकेट हैं, या एक फ्लो में हम लोग बता कम सकते हैं, ठीक है। तो इन द केस ऑफ लार्ज स्केल मैक्रोस्कोपिक चार्ज, ठीक है, मतलब बहुत ही वृहत रूप से जब हम लोग किसी चार्ज के बारे में बात करेंगे तो वहां पर कंपेटिबली यूज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाते हैं, हो सकता है 10⁻100 के नंबर्स में जा रहे हो, तो एक फ्लो बन जाता है। तो वहां पर हम लोग नंबर ऑफ पैकेट्स की बात नहीं करते, जिस वजह से लार्ज स्केल में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक स्टिक है, कांच की है, ठीक है, ग्लास रॉड है यानी कि कांच की छड़ है, और दूसरा हमारे पास क्या है, सिल्क का कपड़ा है, यानी कि एक रेशमी कपड़ा है सिल्क का। इन दोनों को एक दूसरे में रगड़ा जाता है तो चार्जेस क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, इनके बॉडी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक रॉड है, क्या है, रॉड, और दूसरा हमारा क्या है, एक क्लॉथ है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिल्क का क्लॉथ लिया गया है, यानी कि रेशम का कपड़ा लिया गया। इन दोनों को एक दूसरे से क्या किया गया है, रगड़ा गया है। रगड़ने से क्या होता है, अब यहाँ पर फिर वही बात, चार्जेस क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। चार्जेस क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास यही ऑब्जेक्ट्स हों, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि हम लोग बचपन में करते थे, बालों से स्केल को रगड़ के कागज को चिपका लेते, तो उसमें इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। इनमें क्या होता है, चार्जेस एक ऑब्जेक्ट से कहाँ जाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे, यानी कि एक बॉडी से ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी में चला जाता है। अब जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो कहीं ना कहीं जिस बॉडी से चार्ज निकल रहा है, चार्ज मान लीजिए किसी बॉडी से क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर है।
अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे, बाहर, तो अपने आप नेगेटिव क्या हो जाएगा, कम, तो इसके आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अपने आप ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से इनमें चार्ज क्या होने लगता है, अपीयर होने लगता है, यानी कि चार्ज इस ऑब्जेक्ट में अपीयर होगा। अब दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा कैसा था, ये भी न्यूट्रल था, पर जब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा, इस जगह पे पहुंच गया, तो यहाँ पर नेगेटिव क्या हो गए, ज्यादा हो गए, जिस वजह से यहाँ पर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो एकदम क्लियर बात है कि जब हम एक दूसरे को रगड़ते हैं किसी दो चीजों को, तो चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी कि बॉडी में चार्ज अपीयर होता है। और इस तरीके की जो फिनोमेना है, ये जो घटनाएं हैं, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में देखी जा सकती हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इन कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम सभी लोग देख सकते हैं यहां पर कहीं पर भी हमने कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया है, कहीं पर भी हमने कोई चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं किया है, हमने चार्ज को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या किया है, ट्रांसफर किया। तो यही तो बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन की चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय भी हम उसको नहीं कर सकते, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे लिए 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD। ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है, QA, QB, QC और QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। तो हमने एक काम किया, हमने एक स्क्वायर ले लिया जो कि हमारा क्या है, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है और इसके कॉर्नर्स पे क्या रखा हुआ है, QA। अब ये इसको हम लोग ले लेते हैं पॉइंट A। ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया B, ये ले लिया C और ये ले लिया D। तो यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, QA। यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ उसको क्या बोल रहे हैं, QB। जो यहाँ पर चार्ज है उसको क्या बोलेंगे, QC। और जो चार्ज यहाँ पर है उसको क्या बोलेंगे, QD। ठीक है, तो हमारा एक स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर के कॉर्नर पे क्या रखे हुए हैं, चार्जेस रखे हुए हैं, QA, QB, QC और QD। अब द साइड 10 सेंटीमीटर, जो इस स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की क्या बना ली, डिस्टेंस बना ली। ये सभी की सभी डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। आगे कह रहा है What is the force on the charge of 1 माइक्रोकूलाम, यानी कि एक कोई चार्ज है जो कितने का है, 1 माइक्रोकूलाम का है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के सेंटर में बीचों बीच में रख दिया गया है। तो हमने क्या किया, इसके डायगोनल्स बना लिए, क्या बना लिए, डायगोनल्स। और डायगोनल्स में कहाँ क्या बन गया, सेंटर। और यहाँ पर एक चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलाम। कितनी वैल्यू है, 1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोग एक बार ना समझ आए तो देख लीजिएगा कैसे इसको हम लोगों ने इस डायग्राम में कन्वर्ट किया है। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, QA की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलाम, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। फिर हमारे पास क्या दिया गया है, QB की वैल्यू कितनी है, -5 माइक्रोकूलाम। ये हो गया -5 × 10⁻⁻6 कूलाम। फिर दिया गया है QC की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलाम, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। और फिर क्या दिया गया है, QD बराबर कितना है, 5 माइक्रोकूलाम, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये भी माइनस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। इतनी बात समझ में आ जाएगी आपके बड़े ही आराम से। अब हम लोग देखते हैं एक और चार्ज है Q। ये क्या है, Q 1 माइक्रोकूलाम का, यानी कि 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। और इस चार्ज ये कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ। कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पे।
तो सबसे पहले और इसी चार्ज पर हम लोगों को क्या करना है, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसी चार्ज पर हम लोगों को फोर्स की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस चार्ज की बाकी सारे चार्ज से क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। देखेंगे यहां पर हमारे पास मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना हुआ है, एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की लेंथ अगर 10 है और इसकी लेंथ अगर 10 है, ये हमारी कितनी है, 10, और ये कितनी है, 10। तो जाहिर सी बात है ये हमारी कितनी बन जाती है, 10√2। कितनी बन जाती है, 10√2, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, डायगोनल। और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, इसका जो क्या होगा, सेंटर पॉइंट, ये इसका क्या होगा, आधा होगा। यानी कि 10√2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2, और ये क्या बचेगा, 5√2। ये 5√2 इतनी डिस्टेंस, और ये 5√2 क्या होगी, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग अब अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं, और यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक डिस्टेंस देखी। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 5√2। इस वाली डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 5√2। ये वाली डिस्टेंस क्या है, 5√2, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, 5√2, ठीक है। तो ये हमने क्या बना ली, अपनी सारी की सारी डिस्टेंस मेजर कर ली। अब क्या करना है, हमको करना है सेंटर पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि क्यू पर। कहां पर, क्यू पर। देखें इस क्यू पर, ये क्यू पर, ये हमारा कौन सा चार्ज है, क्यूसी। क्यूसी कैसा है, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। ये हमारा पॉइंट हो गया क्यू, ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया क्यू, और यहां पर एक पॉइंट है सी। ये कौन सा है, क्यू सी। तो इनके बीच में जो इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। यानी कि इस वाले क्यू पर एक फोर्स कहां लगेगा, आउटर की तरफ। अगर इसको हम लोगों ने ओ ले लिया है, क्या ले लिया है, ओ, तो इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू ओ सी। क्या हो जाएगी, क्यू ओ सी। इस तरफ ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास ये चार्ज यहां पर ए है, कौन सा चार्ज है, ए, ठीक है, कौन सा चार्ज है, ए। तो ये ए चार्ज भी इस क्यू पर क्या लगाएगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। और ये भी हमारा कैसा है, ए चार्ज भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव, और ये वाला भी कैसा है, पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, इसको बोलेंगे क्यू ओ ए। इस वाले डायरेक्शन में क्यू ओ सी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। तो ये इसको क्या करेगा, रिपल फोर्स इस डायरेक्शन में। ये ओ है, ये ए है, दोनों पॉजिटिव। तो फोर्स कैसा होगा, अपोजिट, रिपल्सिव फोर्स। तो इस डायरेक्शन में क्यू ओ ए, और इस डायरेक्शन में क्यू ओ सी, ठीक है। आगे देखें, ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, क्यू भी हमारा कैसा है, निगेटिव। अट्रैक्टिव फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, जिससे फोर्स की डायरेक्शन बी की तरफ होगी। यानी कि ये, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू ओ बी, ठीक है। ये हमारा फोर्स क्या है, ये भी हमारा डी कैसा है, निगेटिव। तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि चार्ज ओ पर इस डायरेक्शन में बी, डी की तरफ क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां पर ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्यू ओ डी। क्या बोलेंगे, क्यू ओ डी। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्यू ओ सी। क्या निकालते हैं, क्यू ओ सी। अब देखिए, क्यू ओ सी निकालने के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁹ और Q1 O और C के लिए निकाल लें। तो Q1 हमारा हो गया, मान लीजिए Q1 हो गया 1 माइक्रो कूलाम। तो ये हो गया 1 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। और Q2 हमारा क्या हो गया, C के लिए 2 ×
10⁻⁻6 कूलम अपॉन में आर। आर कितनी है 5√2, कितनी है 5√2 का स्क्वायर, यानी कि 5√2 का क्या हो गया स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ कितना दिया था सेंटीमीटर, आर बराबर कितना था 10 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो डिस्टेंस निकल के आएगी ये 5√2 सेंटीमीटर निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम लोग किस में बदल लेंगे मीटर में, किस में बदल लिया मीटर में। और अब क्या करेंगे स्क्वायर। पहले हमारे पास क्या था सेंटीमीटर, उसको किस में बदला मीटर में, फिर उसका क्या कर दिया स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से वैल्यू कितनी आ गई 9 × 10⁻⁹ -6 क्या हो गया 10⁻12 अपॉन में स्क्वायर करने पर हुआ 25 × 2, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 10⁻⁻2 का स्क्वायर हुआ 10⁻⁴, ठीक है। अब देखें 9 अपॉन में ये हो गया 50 मल्टीप्लाई 10⁻, ये हो गया -3, -4 ऊपर जाएगा, ये हो गया +4, तो ये हो गया हमारे पास 90 अपॉन में 50, कितना हो गया 9 × अच्छा ये 2 भी है ना, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2 और 9, ये कितना हो गया 18, कितना हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 180 अपॉन में 50। 5 से 5, 0 से 0 कैंसिल, और इसको कैंसिल करने पर कितना आया 5 3 जा 15, 630, 3.6 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आई FOC की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई FOC की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी आपको बड़े ही आराम से। और FOC की जो वैल्यू निकल के आई है ये वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर जो हमारे पास ये QOC के लिए जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स हमारा कहाँ लग रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया FOC, सेम इतना ही फोर्स कहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि वैल्यू हमारी क्या है इक्वल है। यहाँ पर भी वैल्यू क्या है इक्वल, डिस्टेंस भी क्या है इक्वल, तो यहाँ पर जितना फोर्स FOC होगा उतना ही फोर्स हमारे लिए कहाँ लगेगा FOA के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा FOA के लिए, ठीक है। तो फोर्स FOC बराबर में क्या हो जाएगा FOA, ठीक है। ये वाला फोर्स FOA होगा, ठीक है FOA, रिपल्सिव फोर्स है ना FOA, और ये वाला क्या होगा FOC। तो FOA और FOC क्या होंगे बराबर होंगे, तो इनकी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.6 न्यूटन ईच। फोर्स की वैल्यू पर किस में होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, किस में होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में होने से इनकी वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी कैंसिल। अब हम लोग क्या निकालते हैं QOB और QOD के लिए हम लोग क्या निकालते हैं फोर्स OB और FOD, इसकी वैल्यू देखते हैं, ठीक है। अब देखो FOD कितना है K Q1 Q2 अपॉन में क्या है R स्क्वायर, K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹। D की वैल्यू कितनी दी थी, D की वैल्यू दी गई है -5 माइक्रोकूलम, पर यहाँ पर नेगेटिव से हमें कोई भी मतलब नहीं, हम लोगों को मैग्नीट्यूड से मतलब है। ये हो गया 5 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया अपॉन में 5√2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो इसकी पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आएगा 2.3 टाइम्स ना, 2.5 टाइम्स समथिंग कुछ आएगा। यहाँ पर कितना था 1 5 और यहाँ पर कितना था 1 और 2, तकरीबन 2.5 टाइम्स आएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 45 × 10⁻9 10⁻⁻12 अपॉन में इसको जब सॉल्व किया कितना हो गया 50 × 10⁻⁻4। ये माइनस का 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, माइनस का 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा +4। अब देखो ये कितना हुआ, ये हो गया
45 इंटू 10⁹ और ये कितना हो गया -8 अपॉन में कितना है 50। अब ये हो गया 4 5 9 में से 8 चले गए, 10⁹ में से 8 चले गए, कितना हो गया 450 अपॉन में क्या हो गया 50 कैंसिल आउट। तो ये कितना हो गया 5 नहीं है 50, तो ये कितना आ गया 9 न्यूटन। कितना आ गया 9 न्यूटन। एफ ओ डी की वैल्यू कितनी आएगी 9 न्यूटन आएगी। अब जो एफ ओ डी की वैल्यू होगी वही किसके बराबर होगी एफ ओ बी के बराबर होगी। तो एफ ओ बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 9 न्यूटन। तो चार्ज जो सेंटर में क्यू है उस पर इधर लग रहा है 9 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है 9 न्यूटन का फोर्स, इस तरफ लग रहा है 3.6 न्यूटन और इस डायरेक्शन में लग रहा है 3.6 न्यूटन। तो सभी डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। इस बार इन दोनों डायरेक्शन में इक्वल अपोजिट, इन दोनों में इक्वल अपोजिट। तो इसमें जो सेंटर है, जो स्क्वायर का सेंटर है, उसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा एफ ओ बराबर कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन को देख लें एक बार फिर से। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, इसमें स्क्वायर है ए बी सी डी, क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच में जो डायगोनल बनेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√2। इसको सेपरेट करेंगे हाफ हाफ 5√2। अब वैल्यू कैलकुलेट करने पर एट द सेंटर हमारा फोर्स कितना आएगा 0। फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 7 नंबर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस कर्व। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं कि आखिर लिखा क्या हुआ है यहाँ पर, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए हम लोगों ने जैसा पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है, क्या है चार्ज, ये हमारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या है, निकलती, क्या होती हैं, निकलती हैं। और निकलने के बाद ये जहां से निकलती हैं उसको बोलते हैं इनका स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ये निकलती हैं। और कहां तक निकल के जाती हैं, इनफाइनाइट तक। कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट तक ये इसलिए जाती हैं जब तक इनको कहीं पर निगेटिव चार्ज ना मिल जाए। कैसे, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। ठीक है, और उस निगेटिव चार्ज कि जो वो क्या करता है, वो फील्ड लाइंस को अपने पास लेता है। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने पास कौन ले लेता है, निगेटिव चार्ज लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया मान लो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से पॉजिटिव से कहाँ जाएगी, निगेटिव पे जाएगी। अगर इसको निगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा तो ये इनफाइनाइट रूप से इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा कि ये कहीं भी गायब हो जाए, कहीं पर भी ब्रेक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से कोई लाइन निकल रही है और उसको कहीं पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं मिल रहा, तो वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। वो एकाएक क्या है, जैसा लिखा हुआ है कि टूट सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी लाइन जो है वो ब्रेक नहीं हो सकती जब तक कि उसको नेगेटिव ना मिल जाए, अगर पॉजिटिव से निकली। या फिर अगर कोई निगेटिव है तो वो ले रहा है तो इनफाइनाइट से क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होती। इसके बाद दिया हुआ है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती, इस बात को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये लाइन गई है, क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया ए। क्या ले लिया, एक पॉइंट ए। अगर इस लाइन
ए पर हम क्या करें, एक टेंजेंट खींचें। क्या खींचें? टेंजेंट। तो इस टेंजेंट से हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हैं, जो कि हमेशा कहाँ होगी? टेंजेंशियल लाइन पर होगी। अगर हमारे पास कोई दूसरी लाइन है तो वो दूसरी लाइन क्या हो, मान लो कोई दूसरी लाइन कुछ इस तरीके की है और इस पर हमने कोई पॉइंट क्या ले लिया? बी। क्या ले लिया? बी। तो उस बी पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट खींचे तो हम एक और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर इसका क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। अगर हम लोगों ने अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, एक दूसरे को क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए, तो इस लाइन पर ये वाला पॉइंट और इस वाली लाइन पर ये वाला पॉइंट, इसमें अगर टेंजेंशियल लाइन खींचोगे तो इधर जाएगी, इसमें अगर टेंजेंशियल लाइन खींचोगे तो इधर जाएगी। और एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंशियल लाइन खींचना और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता पाना क्या है? असंभव है। इसलिए यहां पर कभी भी ऐसा चूंकि हो नहीं सकता, इसलिए कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 7 तक हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.1 से लेकर के 1.7 तक। ठीक है।